एकीकृत राजस्थान का निर्माण। इससे पहला जो वीडियो था हमने देखा कि किस प्रकार से 5 चरण जो है उनमें एकीकृत राजस्थान का जो है निर्माण करने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो पहला चरण था उसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, दूसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया, तीसरे चरण में उदयपुर का संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया और हम लोग चौथा चरण जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे किस प्रकार से वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया और वृहत राजस्थान का निर्माण करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो सामने आ रही थी। अब देखते हैं कि ये जितने भी इनके जो नेता थे उनको संतुष्ट करना, इन राजाओं को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या बातें तय की गई थी। कि सबसे पहली बात थी कि उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख से भी अधिक सम्मानित महाराज प्रमुख का पद दिया गया, परंतु ये पद और इस पद से संबंधित भत्ते उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त माने जाएंगे और उनके बाद किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए इस पद का दोबारा सृजन नहीं किया जाएगा, ये बात डिसाइड की गई। दूसरी बात थी कि जयपुर नरेश को राज प्रमुख बनाया जाएगा और जयपुर नगर को बृहत्तर राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा। तीसरी बात थी जयपुर नरेश को 18 लाख रुपया, जोधपुर नरेश को 17.5 लाख रुपया और बीकानेर के शासक को 17 लाख रुपया वार्षिक प्रीवी पर्स मिलेगा और जयपुर नरेश को 5.5 लाख रुपया राज प्रमुख के भत्ते का अलग से मिलेगा। इस प्रकार से 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का विधिवत उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया और 7 अप्रैल को पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने शासनभार संभाल लिया। अब अगली बात आती है कि 5वां चरण जिसमें एकीकृत राजस्थान का निर्माण कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का शासन दायित्व राजस्थान सरकार को दे दिया गया और इस प्रकार से मत्स्य संघ अब राजस्थान का एक पार्ट बन गया, क्योंकि उसको पहले ही कह दिया था या तो तुम्हें राजस्थान के साथ या फिर उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जा सकता है। 8 नवंबर 1948 को सिरोही की अभिभाविका रानी के साथ एक समझौता शुरू हुआ और भारत सरकार ने सिरोही की शासन व्यवस्था का दायित्व संभाल लिया और 2 महीने बाद उसने बंबई प्रांत को अपनी तरफ से सिरोही का शासनभार सौंप दिया था और सिरोही के भविष्य को लेकर जनता में परस्पर विरोध की भावनाएं पनपने लग गई और गुजराती लोगों ने मांग की कि संपूर्ण सिरोही राज्य का बंबई प्रांत के साथ विलीनीकरण कर दिया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान के लोगों की मांग की थी कि इस राज्य को राजस्थान के साथ मिलाया जाना चाहिए। अंत में सिरोही राज्य को बंबई प्रांत से लेकर राजस्थान के साथ मिला दिया गया। अब केवल केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र रह गया था, परंतु राजस्थान के साथ उसके विलीनीकरण में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और इस प्रकार से एकीकृत राजस्थान हमारे अस्तित्व में आ गया था। अब अगली बात आती है कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से भाषा और प्रांतों के आधार पर किया गया था। कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों के निर्माण की मांग कि सरदार पटेल ने भारतीय जनगणना की इकाइयों का निर्माण तो कर दिया, परंतु भारत के लोगों को इससे संतोष नहीं हुआ और उनका तर्क था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के प्रांतों का निर्माण किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए प्रांत भी अस्तित्व में आते गए और विजित क्षेत्रों का किसी उचित आधार पर संगठन नहीं किया गया और नए प्रांतों का गठन भारत में ब्रिटिश राज की सुरक्षा, विजित क्षेत्र का सामरिक महत्व, राजनीतिक आवश्यकता तथा प्रशासनिक सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रांत विशेष की बात तथा संस्कृति के आधार पर नहीं किया गया था और वैसे आजादी के बाद पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की जाने लगी और 1920 में स्वयं कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। परंतु स्वतंत्रता के बाद जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस तरफ ध्यान न देकर अंग्रेजों की भांति ही गणराज्य की नई इकाइयों का निर्माण करने लगी तो लोगों में भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और इस समस्या ने शीघ्र ही एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया और आंध्र में भाषा के आधार पर आंध्र राज्य की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और मद्रास प्रांत दंगों की लपेट में आ गया और दमन चक्र के बाद भी जब स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो विवश होकर भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषी लोगों को अलग कर एक नए आंध्र राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर चलाए जाने वाले जन आंदोलन की पहली विजय थी। दूसरा आता है राज्य पुनर्गठन आयोग
बनाना या उसकी नियुक्ति। दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा की कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के बारे में शीघ्र ही आयोग बनाएगी और इस घोषणा से भावी दंगे फसाद जो है वो कम हो जाएंगे। और सरकार ने शीघ्र ही 3 सदस्यों वाला एक आयोग जो है वो भी बना दिया, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग कहला गया। फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष, पंडित हृदयनाथ कुंजरू को और सरदार पणिक्कर को सदस्य नियुक्त किया गया। और आयोग ने देश भर का दौरा किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों आदि से व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात अक्टूबर 1955 में अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित 16 राज्यों की अनुशंसा की, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, बंबई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन 16 राज्यों के अलावा आयोग ने 3 केंद्रीय क्षेत्रों की सिफारिश की, जैसे दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। अगली बात आती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाश में आते ही भारत के कई क्षेत्रों में असंतोष हो गया और बंबई में तो व्यापक पैमाने पर उपद्रव हुए और महाराष्ट्र के लोग भाषा के आधार पर अलग अलग महाराष्ट्र राज्य की मांग करने लगे, तो गुजरात के लोग सौराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर एक महागुजरात राज्य की डिमांड करने लगे। और तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री देशमुख जब पृथक महाराष्ट्र की स्थापना के लिए पंडित नेहरू को नहीं मना पाए, तो उन्होंने इस प्रश्न पर मंत्री पद से ही त्यागपत्र दे दिया और संसद के दोनों सदनों में भी इस विषय पर जोरदार बहस हो रही थी। अंत में जुलाई 1956 ईस्वी में संसद के एक पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया और अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सी को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया, बंबई राज्य का आकार बढ़ा दिया गया, विदर्भ के कुछ हिस्से को मैसूर राज्य में मिलाया गया और बदले में तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया। और आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल को राज्य बना दिया गया और भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और इसी प्रकार केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। और इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि राज प्रमुख पद की समाप्ति थी और अब सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। और अधिनियम की एक अन्य विशेषता क, ख, ग और घ श्रेणी के मध्य विद्यमान जो डिफरेंस था उसको फिनिश कर दिया गया और अब गणराज्य की केवल 2 इकाइयां रखी गई, राज्य तथा केंद्र क्षेत्र या केंद्र शासित राज्य। 1956 के अधिनियम के अनुसार राज्यों की कुल संख्या 14 की गई। इस प्रकार जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, बंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इन क्षेत्र को केंद्रों के अंतर्गत रखा गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इसके अलावा अगली बात आती है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात के नए राज्य कि मई 1960 ईस्वी में बंबई राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक महाराष्ट्र जिसकी राजधानी बंबई रही, दूसरा गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद रखी गई। और इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप राज्यों की संख्या में 1 का और बढ़ोतरी हो गई। दूसरी थी फ्रांसीसी बस्तियों से मुक्ति कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय भूमि पर कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां अभी भी थी जिन पर भारत सरकार का शासन नहीं था और भारत सरकार ने इन बस्तियों के हस्तांतरण के बारे में फ्रांस तथा पुर्तगाल की सरकारों से बातचीत भी की और फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंपना डिसाइड कर लिया और 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यानाम, माही, चंद्रनगर और कैरिकल की बस्तियां सौंप दी गई। अगला आता है गोवा दमन दीव की मुक्ति कि पुर्तगाल की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया। उधर इन बस्तियों के भारतीय इन्हें आजाद कराने के लिए जोरदार संघर्ष कर रहे थे और पुर्तगाली शासन अमानवीय तरीके से आंदोलनकारियों को कुचल रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अपनी भूमि से विदेशी शासन के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। केवल 2 दिन के संघर्ष के बाद तमाम पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का अधिकार हो गया और 20 दिसंबर 1961 को इन बस्तियों का शासन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अगली बात आती है नागालैंड की स्थापना कि असम राज्य के एक हिस्से के लोगों ने भी भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग राज्य की डिमांड की, उसके लिए आंदोलन किया और जुलाई 1960 में नागा प्रतिनिधियों को भारत सरकार ने पृथक राज्य का निर्माण करने का आश्वासन दिया और अगस्त 1962 में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक संसद में रखा गया जिसे पारित कर दिया गया। उसके अनुसार नागा पहाड़ी क्षेत्र तुएनसांग क्षेत्र को मिलाकर एक अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी।
इसके अलावा हरियाणा राज्य की स्थापना, कि पंजाब राज्य के हरियाणा क्षेत्र के निवासियों ने भी भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग राज्य की डिमांड की थी और आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का विभाजन हुआ और हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा के नए राज्य की स्थापना की गई। इसके अलावा 4 केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा, कि जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 1 साल बाद जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 4 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार से आपके भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर ये आपके अलग-अलग राज्य जो उनका पुनर्गठन किया गया था। ये आपका देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण कंप्लीट होता है।